नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं और ये है तीसरा फुल एंड टेस्ट आप लोगों का बिहार एसआई के लिए पूरे तरीके से समर्पित है। और ये 50 टेस्ट का जो सीरीज़ है, मैं बोला हूँ कि अगर आप पूरे कर लेते हैं कि 50 का 50 टेस्ट, तो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली 50 प्लस क्वेश्चन इस टेस्ट से देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पहले भी। अब देखो, जब भी आप सेट प्रैक्टिस लगाते हो तो क्या गलती आपको नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग करते हैं। देखो, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट हैं, तो सारे टेस्ट आपके काम का नहीं है, तो उनसे बचना है, ठीक है। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, तो आप सबको पता है, अभी 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार एक्साइज एसआई का एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले। आपने देखा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, तो भाई आपको जो आपका जो लेवल है उस पर रखना है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे स्तर गिराना है। तो आज आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ही अच्छा था। तो सारे आयोग, चूँकि फॉर्म ज़्यादा फिलअप हो रहा है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो अच्छा होगा, तभी यार कट ऑफ मेंटेनेंस कर पाएंगे आयोग भी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में सब कुछ मिक्स्ड होना चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए, सारी चीज़ें बता चुका मैं पहले भी, ठीक है। चलिए, और मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि ये जो 50 टेस्ट सीरीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, भैया पूरा कंप्लीट करना। लगभग 50 से 55 क्वेश्चन डायरेक्टली इस टेस्ट से आपके एग्जाम में दिखेगा। ध्यान दें, इसका सल्यूशन जो करवा रहा हूँ वो ज़रूर देखना है, ठीक है। चूँकि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी को। यहाँ से क्वेश्चन को कर लेता हूँ जूम, और आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में, किसके बारे में, भारत के बारे में सही है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखो, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट, आराम से क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। आराम से बनाओगे तभी क्वेश्चन पे ना पकड़ बना पाओगे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है कि कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्या सही है? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोबारा सुनिए, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप सबको पता है ये गलत हो जाएगा। कितने नंबर का है? 7वां है। तो पहले आंसर ये पहला ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा ना इसे और छोटा कर लेता हूँ, जरा सा वेट कर लीजिए आप लोग। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जो है, मतलब भारत देश की बात हो रही है, तो कह रहा है यह जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना है भारत में, तो 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। ये बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, पढ़ाया हो ना। तो भारत का जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, आधा हिस्सा उष्णकटिबंधीय में है, कुछ हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय है, मैं आपको बता चुका हूँ, और जो है कुछ हिस्सा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो ये जाहिर सी बात है गलत है। और उष्णकटिबंधीय का मैं बात कर लूँ तो ये देखो, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जाइएगा, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पढ़ाया हूँ यार, इंडियन ज्योग्राफी में डुबा के पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। और भारत देख सकते हो है ना, इसके ऊपर में भी है इसका हिस्सा, तो ये जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा, है ना। चलो, अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात कर लो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा सा देख लो। कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। तो बिल्कुल ये, अगर आप यहाँ पे, मैं डायग्रामिकली ये सब पढ़ाया हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ मेरे भाई, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप पेपर में, तो आपका पकड़ अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपना पहला सा इंडिया है, सपोज दैट ये इंडिया का मैप है, और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, ये भारत के कितने राज्य से, तो 5 राज्य से होकर गुजरता है ना। तो यही भारत का मानक समय है। प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भाई बता दो कि भारत का मानक समय भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो यूपी से कहानी शुरू होता है, एमपी हो जाता है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ हो जाता है, और 2 राज्य और ध्यान रखिएगा, एक उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य से होकर गुजरता है भारत का मानक समय। प्रश्न पूछता है मेरे भाई, बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ ये सब। आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। मुझे पता है सभी लोग आंसर सही दिए होंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम क्विक रिवीजन सीरीज़ में कैसे जुड़ पाएंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है आपके लिए, और चूँकि ये 10 अक्टूबर से, मतलब कि कल से शुरू ही हुई है ये सीरीज़, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, अभी कम कर दिया, मात्र 599। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सारे सेक्शन का आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलता है ना। और डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा। मैं आपको इसके नोट्स के लेके बताया था सारी चीज़, अभी थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कैसे नोट्स रहता है ना, ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, 7319924130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हो, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट करके उसका भेजिएगा, साथ में नाम लिख के, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ टेस्ट सीरीज में कैसे ज्वाइन करें। देखो भाई, ये जो टेस्ट सीरीज है ना, 50 टेस्ट है इसमें, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल रहा है। मात्र इसमें आपको जो मिलेगा 499 पहले था, लेकिन अब जो है इसे कम करके 399 कर दिया गया। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसे कर सकते हो। नंबर वही है अभी जो मैं दिखाया हूँ, यही नंबर है, यहाँ पे देख सकते हो। ये कंप्लीट जो है 50 फुल एंड टेस्ट है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का वही इस नंबर पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज का जो एक्सप्लेनेशन है आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, डिटेल में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। देखो भाई, क्विक रिवीजन सीरीज का खासियत क्या है मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख लीजिए। देखो, भारत का समान परिचय को देखना है, एकदम सरसरी निगाहों से देख सकते हो, ठीक है। जैसे भारत का मानक समय देखना है तो देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के, ये सब कुछ एक एक पॉइंट्स एकदम बाई फिगर और कलरफुल तरीके से आप देखते जाओगे, माइंड में सेट होते जाएगा, है ना। एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया। क्विक रिवीजन सीरीज का नोट्स है, और इसका मैं बताइए तो इसका जो फी है मात्र 599 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से कर लो, ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको और एग्जाम में क्वेश्चन इस बार गलत ना हो और आपका एक सीट कंफर्म हो। तो सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको ऐसा ही मिलेगा। खैर चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट में बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में देखा जाए तो कह रहा है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अब बताओ कौन सा है। कितने लोग कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, आप सबको पता है। अगर आप यहाँ पे अगर इस टॉपिक को मैं पहले बता चुका हूँ कि यार मैपिंग से क्वेश्चन आता है, और यही कारण है कि मैं मैपिंग से क्वेश्चन लिया हूँ। ज़रा सा देख लेना, है ना, कोई नहीं बताएगा टेस्ट के थ्रू इतना। देखो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। देखो यहाँ पे गांधीनगर है, अगरतला है ना, अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है, उज्जैन है। तो कह रहा है कि कर्क रेखा के कौन से, कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। नज़दीक कौन सा है, इसके नज़दीक कौन सा है। कर्क रेखा से यहाँ से गुजारो, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ऐसे गुजरता है ना। एक मिनट मैं सही कर लेता हूँ। काहे के लिए बोलिएगा सर, यहाँ पे ऐसे। तो आप सबको पता है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। तो यहाँ पे ये अगरतला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ ना, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा विथ मैपिंग, ठीक है। तो आप जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी का उद्गार जो है कहाँ पे नहीं होता है, ये पूछा है, उद्गार नहीं पूछा है। यहीं पे लोग क्वेश्चन गलती करते हैं, आपको पढ़ना है सही से। जो लोग सही टिक कर रहे हो, बाल्टिक सागर, बिल्कुल। देखो, ज्वालामुखी का उद्गार ये किस कारण से होता है, तो आप कहेंगे सर यह प्लेट का अभिसरण और अपसरण के कारण से होता है, तो बाल्टिक सागर में नहीं होता है। तो आप सबको पता है कि बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागरों में देखा जाए तो प्लेटों के किनारे क्या होता है, तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि भाई यहाँ पे बाल्टिक सागर में नहीं होगा। चलो, निम्नलिखित में कौन सा फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण है। देखो, ये स्टार्टिंग वाला जी जो अभी मैं करवाया ना उसमें है, बताओ कितने लोग बता सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप जो लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर टिक कर रहे हो ये सही है। देखो भाई, फूड लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या साधनों से क्या होता है, प्रभावित होते, मतलब हुए बिना, वो उससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। परिवहन और साधन से प्रभावित नहीं होता है ना। दोबारा सुनिए, रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, फूड लूज उद्योग बहुत पूछता है। फूड लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधन से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इसका उदाहरण क्या होगा। अच्छा, इसे हिंदी में ना कहते हैं भाई स्थान स्वतंत्र उद्योग भी कहते हैं फूड लूज उद्योग को। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे हीरा का उद्योग, कंप्यूटर का उद्योग, ये सब इसमें आता है। तो प्रश्न जिसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग होता है ना, इसी में आता है। और ये क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलेगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो अगर आप मैपिंग किया हो, मेरे साथ पढ़े हो या कहीं भी पढ़े हो, तो मैपिंग किया होगा तो बांग्लादेश का लोकेशन आपको पता है यहाँ पे है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, कितने लोग बता सकते हो। मैं एक बार थोड़ा सा मैप पे दिखाई देता हूँ, कहाँ के लिए बोलेगा कि सर आप नहीं बोले हो और नहीं दिखाए हो। देखो, ये इंडिया का मैप है मेरे भाई, जरा सा देख लो, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य का मुझे बनाना पड़ेगा मैप। चलो 5 सेकंड का काम है, बना लेता हूँ, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे त्रिपुरा है, मिजोरम है। देखो, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, जरा सा देख लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि भाई बांग्लादेश आपको पता है कि यहाँ पे है। तो देखो, यहाँ पे आपको पता होगा ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, और यहीं पे मणिपुर है, आपको पता होगा, है ना। तो मणिपुर यहाँ पे, तो बांग्लादेश यहाँ पे, तो कोई संबंध है। बाकी त्रिपुरा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ऐसे रहता है बांग्लादेश भाई, ठीक है। ये इधर त्रिपुरा हो गया, इधर मिजोरम हो गया, ये भी सीमा सजा करता है। उसके बाद मेघालय तो यहाँ पे है ही, ये करता है। तो क्या कौन करेगा, मणिपुर नहीं करेगा। तो जब ये मैपिंग आप करोगे ना अच्छे से, तब आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। चलो, आंसर क्या होगा, सी होगा।
अभी भी जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो जाके कर सकते हो, अगर आपका पकड़ अच्छा नहीं है इस सेक्शन पे तो, या नहीं पढ़े हो अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में जो है भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है और कितने लोग इसका आंसर दे सकते हो मुझे पता है, अभी 3 नहीं बल्कि 4 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या है जरा सा एक बार सुन लीजिए। भारत में भू आकारों की संरचना या फिर रचना, संरचना नहीं, रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है या विचार करना है। तो चलिए देखिए कि संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल, आपने अगर भारत का भौतिक वितरण पढ़े होंगे या फिर कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। दूसरा है भाई कश्मीर घाटी की रचना क्या है भाई, ये संभिन्नति है, बिल्कुल ये सही है। और ये चौथा क्या कह रहा है कि ये मैदानी भाग की रचना जो है ये क्या है, अग्र गर्त में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति, जैसा देख लो, कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, मतलब यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट, भाई कहाँ से आ गई, था ही नहीं। करे कि त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो सही आपको ढूंढना था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं दे दिया ना, चीनी प्लेट कभी नाम सुने थे, नहीं सुने थे, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और किससे, यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। चीनी प्लेट का देखा जाए तो विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में तो है ही नहीं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को छांट सकते हो, तरीका यही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है जरा सा देख लो मेरे भाई, कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, मतलब कि हमेशा उसमें पानी रहती है, हमेशा बहते रहती है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सही कह रहा है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ लोग देख के डर के भाग जाते हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट दूसरा है कथन था, कारण कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, क्योंकि हिमालय की बात कर लेना, अगर आपने पढ़ा होगा, मैं कोई डायग्राम, जब तक यहाँ पे ऐसे टॉपिक में डायग्राम से नहीं समझोगे मेरे भाई, ये पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, महान हिमालय है, यहाँ पे शिवालिक है, पा हिमालय है, आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, यहाँ तक फैला हुआ इस तरीके से। और मानसून जो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, आप सबको पता है, यहाँ से इस कहानी शुरू होता है। ये पढ़ाया हूँ है ना जलवायु वाला चैप्टर में, ठीक है, ये पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन और क्या करें देखो, लेकिन चूंकि ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है और ये क्या है, ये कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो सीधे तौर पे बोल सकते हो सर इसका मतलब ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन क्या है, ए आर सही है परंतु आर जो है ना ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आप बना करके भी आपको क्या करना है, मैच भी करना होता है, मतलब लास्ट में कंक्लूजन निकालना होता है, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आएंगे, 2-4 क्या 5, इस बार 10+ क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा ना, अभी आया था ना एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए मैं टेस्ट में पहले ही सॉल्व करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल जो लोग बिहार टिक कर रहे हो है ना, आप सबको पता है ना, अगर मैं बनाओगे तो बिहार का लोकेशन ही आपको पता है, ये लोकेशन आपके माइंड में चलना चाहिए। यहाँ पे अपना प्यारा सा बिहार है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा 12वां राज्य है, ठीक है। अब तो बिहार आंसर डी हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। आप देखो ये जो आप अभी जो मैं रिवीजन सीरीज़ दिया हूँ आप लोगों को, क्विक रिवीजन सीरीज़, उसमें ये सारे चोटी को अलग कर दिया हूँ। और ये मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैसे बात अगर उस रिवीजन से आप रिवीजन किए होंगे तो अच्छे आज परफॉर्मेंस रहेगा आपका। कोई भी टेस्ट लगाओगे तो जरूरी होता है मेरे भाई, ठीक है। तो बताओ इसका क्रम बता दो, बताओ जल्दी फास्ट में। हाँ, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। गुरला मंदाता की बात कर लेना, तो ये कहाँ पे है, तो ये तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कूट का प्रयोग करके। देखो यहाँ पे पहाड़ है, मतलब कि पहाड़ी दर्रा है, और ये क्या है भाई, तो राज्य है। मैं पुनः कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन सीरीज से जो लोग अच्छे से रिवीजन किए होंगे, मैं इंडियन ज्योग्राफी दे दिया हूँ, सारे क्वेश्चन आप बनाए होंगे। एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, वो जो मैं हाँ वो भी बना ही होगा, जो कि बता ही दिया हूँ। तो देखो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, क्वेश्चन आता है। अब ऐसे पूछ ये सोचिएगा कि भाई सिर्फ ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा, नहीं, आपको मिलान करने वाला आता है यहाँ से, तो आपको सारे दर्रे के बारे में पता होना चाहिए। बताओ आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में है, तो भाई यहाँ पे जम्मू कश्मीर कर लो। और नाथुला कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर सिक्किम में है नाथुला, तो सिक्किम कर लो आप। अगर मैं नीति की बात कर लो तो माना नीति, बहुत अच्छे से ट्रिक से मैं रटवा दिया हूँ, तो नीति दर्रा कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में होगा, तो उत्तराखंड यहाँ पे कर लो। और सिपकिला कहाँ पे भाई, सिपकिला है ना हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा देख लो आप, यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आप कहेंगे सर 20 राइट आंसर। तो प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। हालांकि अब आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा, 31 अक्टूबर 2019 के बाद देखा जाए तो बनिहाल दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। आप कहेगा सर इतना टफ क्वेश्चन क्यों नहीं, भाई टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हिमनद है और ये नदी है। मैं पुनः कह रहा हूँ, क्विक रिवीजन सीरीज
से ये आपने आप मत बोलिएगा कि सर यहीं से सारे क्वेश्चन मेरे भाई, यहीं से क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में, इसलिए मैं उठा के लिया हूँ। तो आपका रिवीजन वहाँ से भी हो जाएगा। देखो हिम्मत में अलग कर दिया हूँ, ज्योग्राफी वाला सेक्शन जाकर देखना। देखो नदी है तो आपको बताना है, ठीक है। आंसर बताओ फास्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। बंदरपूछ यमुना नदी, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद यहाँ पे 12 सिगरी की मैं बात कर लो तो ये चेनाब, ये भी सही है, ठीक है ना, इसी हिम्मत पे है, सॉरी इसी नदी पर है ये हिम्मत। मिलाम की बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना, ये सब रट लेना, पेपर में दिखेगा। तो मिलाम की बात कर ले, कहाँ है, तो गौरी गंगा नदी पे। अरे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, बंदरपुर यमुना, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका 12 शिगरी, ये किस पे हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। और उसके बाद अगला भाई मिलाम की बात कर ले तो गंगा गौरी किधर है, तो गंगा गौरी ऑप्शन में है ही नहीं भाई, तो इसे गंगा गौरी कर लेना। गंगा गौरी गंगा होता है, गौरी गंगा नदी है, गौरी गंगा, मिलाम इसी नदी पर है। सियाचिन की बात कर ले तो नुब्रा, ये सही है भाई, सियाचिन है ना, नुब्रा नदी पर है। और जेमू की बात कर लो तो ये मानस पे है, मानस पे नहीं है भाई, तीस्ता पे है जेमू, तीस्ता नदी पर है। तो देखो ये गलती था, ये सही है, ये भी सही है ना, और ये भी सही है। तो 1 2 4 वाला ऑप्शन सही है, देख लो 1 2 4 ये आंसर हो जाएगा। चलो देखो बिहार का क्वेश्चन आ गया, कह रहे कि बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। चलो अब ये भी क्वेश्चन बहुत कायदे से करो, ठीक है, बताइएगा। तो आंसर यहाँ पे जो लोग खड़गपुर का बाहर टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, इसका मतलब बिहार स्पेशल क्लास आपने यूट्यूब पे मैं फ्री में करवा चुका हूँ, देख चुके हो, ठीक है। तो देखो बिहार का मैप देखेंगे ना, तो यहाँ पे रोहतास और कैमूर विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है, खड़गपुर का पहाड़ी इसके अंतर्गत आता है, आपको पता धारवाड़ की चट्टानें, बहुत कायदे से पढ़े हो ना यहाँ पे, धारवाड़ की चट्टानें। तो ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो जाहिर सी बात है किसकी होगा तटरेखा, सभी लोग बचपन से पढ़ते हैं कि भाई गुजरात का, तो बिल्कुल गुजरात ही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, एक बार देख लो मैप से, ठीक है ना, 1 मिनट मैप से थोड़ा सा देख लो ताकि याद रह जाएगा तटरेखा। तो देखो गुजरात की तटरेखा हालांकि सबसे लंबी है, गुजरात की तटरेखा सबसे, मतलब तटरेखा मतलब समुद्र सीमा के साथ जो ज़्यादा साझा करता है ये गुजरात का है ना, गुजरात का सबसे ज़्यादा है मेरे भाई, कितना है, तो ये 1214.7 किलोमीटर में है ये, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का दिखेगा, और ये उसके बाद महाराष्ट्र कितना है, 652 है ना, 652 है महाराष्ट्र का, 652.6 है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तो आंध्र प्रदेश ऊपर में, सॉरी जैसा ज़्यादा ऊपर कर लेना, यहाँ से आंध्र प्रदेश, यहाँ तक तो क्या है भाई, तमिलनाडु है, ऊपर में आंध्र प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा है, तो इसका कितना है, 973 है, ठीक है ना। तो वो केरल का यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक केरल का है, तो इसका कितना है, तो ये 569.7 है। इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हो, बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी में, तो ये तो आपका आंसर पता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न शहरों पर जो है निम्नलिखित, सॉरी एक बार मैं रिपीट कर दूँ, भारत के निम्न शहरों पर विचार करें कि नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है। लो पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट आ गया क्वेश्चन, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है मेरे भाई, ये पश्चिमी तट है, ठीक है। ये पूछा बताओ, तो देखो आप सबको पता है कि यहाँ पे जंजीरा है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, जंजीरा है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है ना, जंजीरा रायगढ़ मतलब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आता है, और उडुपी कर्नाटक में आता है, उडुपी का नाम आपने जरूर सुना होगा, उडुपी के कर्नाटक में आता है, तो ये दोनों तो है ही। आपके एक शहर और कौन होगा, बाकी नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे एक तूतीकोड़ी है, तो तूतीकोड़ी आप सबको पता है कि ये तमिलनाडु में है, तो ये पूर्वी तट पे हो जाएगा, तमिलनाडु में पड़ता है तूतीकोड़ी, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, तमिलनाडु में होगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। और ओरोविले की बात कर ले तो ये भी तमिलनाडु में है, तो ओरोविले और तूतीकोड़ी दोनों तमिलनाडु में है, तो आंसर पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हूँ स्टेप अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन हर जगह थोड़ी ना करवाएगा लोग। चलो अगला क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, सब मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अब लो बताओ 15 नंबर का कह रहा है कि बायरन द्वीप ज्वालामुखी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप सब पढ़े होंगे, और ये शॉर्ट नोट्स में है क्योंकि रिवीजन सीरीज में जो रिवीजन किया होगा आंसर देंगे। तो कह रहा है कि बायरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है ना, बिल्कुल आप सबको पता है, ये सही अंडमान निकोबार यूटी में पड़ता है, और इसके पोर्ट ब्लेयर में लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सही को ही आपको ढूंढना है। कह रहा है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप पर लगभग 140 किलोमीटर, देखो यहाँ पे गलत है, ये बोल दिया है गलत ही, देखने से पता लग रहा है गलत हो गया। कह रहा है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 19, देखो ये भी गलत है, ऐसा क्वेश्चन मैं पढ़ के बता ही देता हूँ। कह रहा है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में देखा जाए तो 1991 में उद्गार हुआ था, और तब से यह जो है क्या है निष्क्रिय बना हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहानी बता देता हूँ। बैरन द्वीप में देखा जाए तो पहली बार जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था ये 1787 ईस्वी में। प्रश्न पूछता है 1787 में हुआ, 1795 में हुआ, 1803 में हुआ था, 1852 में हुआ, 1991 में हुआ, 1994-95 में हुआ, और जो सबसे लास्ट बार में भी जो हुआ था ना वो हुआ था 2005 जो है ना 6 में हुआ था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया,
आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो गए। चलो जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताओ मेरे भाई। हाँ, जो लोग डी टिक कर रहे हो, मेहरगढ़ सही है, हाँ मेहरगढ़ ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। दक्कन पे विजय प्राप्त कौन किया था? तो दक्कन पे चंद्रगुप्त मौर्य प्राप्त किया था ना, दक्कन पे विजय। मौर्य वंश बहुत कायदे से पढ़ा है ना। इनमें से कौन सा मौर्य हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य कर लो, मौर्य वंश के संस्थापक ही है ये। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुप्त काल में देखा जाए तो औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सबको पता है गुप्त काल में ये कौन था। ये कितने लोग बता सकते हैं? सुषुप्त का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने ना। तो जो लोग टिक कर रहे हो, देखो भाई बीपीएससी ना इसका आंसर जो मानता है ना सुषुप्त माना था, लेकिन इसमें संशोधन करके एक ऑप्शन जो दिया था उसे ये कर दिया था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चूँकि सुषुप्त का जो टाइम पीरियड था, ये कहा जाता है कि भाई लगभग 600 BC से 1500 BC, ठीक है, 1500 BC माना जाता है। और गुप्त काल का कितना है तो आप कहेंगे सर ये 275 AD। कौन शुरू किया था श्रीगुप्त ने? तो इसलिए सुषुप्त आंसर उचित नहीं था, इसलिए ये बीपीएससी लास्ट में क्या किया था, इस आंसर को डिलीट किया था। और सुषुप्त की बात कर ले तो ये कौन थे? शल्य चिकित्सक थे। कौन थे भाई? एक सर्जन थे, शल्य चिकित्सक थे। और शौनक की बात कर ले तो ये आपको मैं बता दूँ, यह जो है कहा जाता है कि ऋग वैदिक कालीन ऋषि थे शौनक। ऋग वैदिक कालीन शौनक कौन थे भाई? तो ऋग वैदिक कालीन थे, ऋग वैदिक कालीन ऋषि थे, ऋषि थे ये। और शूद्रक के बारे में आप सबको पता ही है, कितने लोग बता सकते हो? ये गुप्तकालीन क्या थे? नाटककार था, मतलब साहित्यकार था, तो यहाँ पे लिख लो नाटककार था। और शौमिला की बात कर लीजिए तो ये भी क्या था? गुप्तकालीन नाटककार था, नाटककार। तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखिए, प्रश्न पूछता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि सम्राट, मतलब कि गुप्त सम्राट जिसे हुनों को गुप्त सम्राट जिसने हुन को पराजित किया था वो कौन था? बिल्कुल हाँ, स्कंदगुप्त ने किया था, है ना। तो ध्यान रखना ये लगभग 455 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का है, कौन सी पीढ़ी का है ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये पंचम पीढ़ी का है, प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? भारत का मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये कुतुबुद्दीन ऐबक को, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो जो लोग यहाँ पे 1576 टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ आगरा है ना? तो सिकंदर लोदी, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत कायदे से आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, बटाई सब मैं बोल रहा हूँ, बटाई, है ना। तो बिल्कुल जो कि लगान निर्धारण का एक तरीका था, ये प्रश्न पूछता है। तो जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप ना दिल्ली सल्तनत के बाद जो है वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था को, आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ना है, और उसके बाद मुगल काल को अच्छे से पढ़ना है, और उसका शासन व्यवस्था साथ में वहाँ का आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन यहीं से आता है ना, तो पढ़ा चुका हूँ बहुत कायदे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले जो है हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और यही कारण होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन, बिल्कुल जो लोग शेरशाह सूरी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तत्कालिक, कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, है ना। अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, बता दो भाई। बिल्कुल जो लोग अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को अधिग्रहण करना, हाँ बिल्कुल ये सही पकड़े, डी ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो कौन नहीं लिया था बताओ? बहुत कायदे से हम लोग पढ़े हैं, देखो ये स्टेटमेंट है कौन कौन से लोग भाग नहीं लिया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है आपके सर साहूकार और कौन, जमींदार, ये दोनों चाटुकार हो गया था। सबका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्या हो गया था, अंग्रेज के उसमें भाग नहीं लिया था, कहीं ना कहीं इनको फायदा हो रहा था अंग्रेजों से, है ना। तो आंसर क्या होगा भाई? डी हो जाएगा, है ना। 1793 ईस्वी का आपको पता है ना, रेगुलेटिंग एक्ट और अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था और रैतबारी व्यवस्था पढ़ा हो ना, है ना। तो देखे ना जमींदार को क्या वर्चस्व था, इसी कारण से कई सारी चीज़ें इसके पीछे 1857 का विद्रोह कायदे से पढ़ाया हूँ, विचार कीजिए। आपको यहाँ फिर से स्टेटमेंट है, जरा सा देख लो, बहुत ही आसान है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम पढ़ोगे ना तो आपको हलवा लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। कह रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा है, बिल्कुल असफल रहा था, ठीक है ना। स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी, लेकिन कई सारी चीज़ें हुआ था, हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल का अंतिम बादशाह होते हैं, तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, ऐसा बिल्कुल हुआ था, ठीक है ना। तो ये दोनों सही है। और
कथन ए और कथन दोनों सत्य है, लेकिन कथन जो है कथन का यहाँ पे कथन क का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? हाँ बिल्कुल, पीला आयोग है ना, आप सबको पता है। पीला आयोग का गठन कितने लोग बता सकते हो, कब किया गया था, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था, कमेंट सेक्शन में लिखना। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? बिल्कुल यहाँ पे आत्मा राम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, नव हिंदूवाद का। 19वीं शताब्दी में बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप जो 1919 में, आप बताइए इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 1919 में क्या था, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यूपी के प्रतापगढ़ जिले। अगला क्वेश्चन है भाई, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा, मैं बोल रहा हूँ, सरदार था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ये जो लोग टिक कर रहे हो, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है, माइंड में रखिएगा। हाँ, कराची का अधिवेशन हुआ था ना 1931 में, वहीं पे गांधी जी ने कहा। और ये अधिवेशन में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हुआ था 26 मार्च को, 26 मार्च 1931 में, ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन जो है उपग्रंथी नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा, है ना। खगोलीय दूरबीन प्रकाश वर्ष में, यहाँ पे देख सकते हो, खगोलीय दूरबीन नहीं मापी जाता हूँ, खगोलीय दूरिया प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एकदम पूछता है पेपर में। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होता है उसमें, तो आंसर क्या होगा, प्रकाश का जो स्पीड है वो। नेक्स्ट है भाई, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दोगे। देखो आप सबको पता है, विद्युत विभव यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि में बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, और कौन कौन से सदिश है, कौन कौन से अधिक है, वो शॉर्ट नोट्स में है, आप जाके देखिएगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि यह एक अच्छा, ये विद्युत विभव ना क्या है भाई, यह ना अदिश राशि है, माफी चाहता हूँ, सदिश नहीं अदिश है, यह एक अदिश राशि। ये गलत हो गया, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर क्या होगा, पहला वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपको सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। आइए यहाँ पे देख लीजिए, और आंसर भी आप लोग दे दोगे, हमको पता है। तो जल की प्रवाह को हम लोग किस में मापते हैं? जल की प्रवाह को क्यूसेक में मापते हैं ना। तो प्रवाह की दर को क्यूसेक हो जाएगा, ये क्यूबिक बोलिए या क्यूसेक बोलिए। कंप्यूटर का संबंध बाइट से होगा भाई, तो यहाँ पे बाइट कर दो इस तरीके से। रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं बिल्कुल, और बार से ताप को मापते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ध्यान रखना। लो ये सारे क्वेश्चन है भाई, देखो ये सब ना अभी रिवीजन सीरीज जो दिया हूँ, क्विक रिवीजन सीरीज आप लोगों का, सारे क्वेश्चन इसमें है, एक जगह मेंशन करके दिया, इसलिए मैं कहता क्वेश्चन आता है, सबको रट लेना। बहुत छोटा सा पीडीएफ है, 10 12 15 पेज का एक सब्जेक्ट का, और मल्टीपल टाइम से कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, बताओ किस पे काम। अभी अपकेंद्री बल और वो अभिकेंद्री बल वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो जो नोट्स है, नोट्स ही नहीं है, बहुत कुछ उसमें है, बताओ। तो बिल्कुल ये हो जाएगा, अपकेंद्रन पे कार्य करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर पाती है क्योंकि क्या कारण है? हाँ, क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र से जो है जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइनें जो होता है ना, उसका जो रेखा होता है ना, ये तल के अंदर रहती है, इस कारण से ऐसा होता है। तो आंसर क्या होगा, डी, ये ऑलरेडी उसमें मेंशन है। अगला क्वेश्चन है, यदि साबुन की 2 भिन्न भिन्न व्यास बुलबुले को एक नली द्वारा जो है एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ये पूछा, बोला कि क्या घटित होगा। हाँ, तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलो ये भी क्वेश्चन आपको नोट्स में दिखेगा। दृश्य स्पेक्ट्रम का संदर्भ आपको बताना है भाई, कितना होता है? तो बिल्कुल 39 से 78 एंगस्ट्रॉम है ये, 39 78 किधर है ऑप्शन में नहीं है, 39 76 होगा, माफी चाहता हूँ ये। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? लाइट वाला चैप्टर शॉर्ट नोट्स में है, देखो सारे क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन है ना 10 पेज का जो नोट्स है उससे। बताओ कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल डी, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है, तो डी आंसर हो जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर का देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? देखो लाइट आपने पढ़ा होगा अच्छे से, आराम से जवाब दोगे। शॉर्ट नोट्स में ये ऑलरेडी है जो आप लोगों को दिया हूँ, क्विक रिवीजन सीरीज, उसमें भी ये क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति है ना पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, ये बिल्कुल सही है, ऐसा लगता है। तो ये अपवर्तन के कारण से होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है ना, पढ़े हैं आप लोग बहुत कायदे से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो
सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। देखो सिक्का इधर उधर लगेगा अपने वास्तविक स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो ये सब होता है अपवर्तन के कारण, और ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही। अब देखो ये रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन करें कि बड़े, जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा आपको दिख रहा होगा तो इससे घबराना नहीं, बहुत आसान रहता है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र पर शीतक, जिसे आप लोग रेफ्रिजरेंट कहते हैं ना हम लोग बोलचाल की भाषा में, के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं। जबकि कह रहा है कि घरेलू जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें हम लोग किसका, तो मतलब कि CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। तो ये भी सही है, जो कि स्टेटमेंट है। तो क्या ये सही है? तो ये पहला वाला सही था, बिल्कुल ये सही था ये। लेकिन ये जो है ना, कह रहा है कि अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर कह रहा है कि यहाँ पे द्रवित किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ये सही है और गलत है। आसान था क्वेश्चन। फिर से आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो यहाँ पे विशिष्टता है और ये कण है, जरा सा देख लो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन का क्या होता है, नाम से पता चला, इसका द्रव्यमान 0 होता है, 0 मास होता है। अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, डुबा के, ठीक है ना। तो गलत मत करिएगा। तो आप कहेंगे सर ए का दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। क्वार्क में क्या होता है, आंशिक आवेश होता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग ना फ्रैक्शनल चार्ज कहते हैं, है ना, ये क्वार्क है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वार्क, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखा हूँ, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे दिखेगा क्वार्क। ये देखो ये इसका इंग्लिश ये है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, गलती मत करना। अब यहाँ पे सी में देख लो, सॉरी यहाँ पे ये है आंशिक, और ये है आंशिक परचक्रण, जिसे हम लोग फ्रैक्शनल स्पिन कहते हैं ना। इसमें क्या होता है, ये पॉजिट्रॉन बहुत पूछता है, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा टफ करेगा तब ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रल स्पिन की बात करें, जैसे हम लोग पूर्णांक चक्रण करते हैं, तो ये फोटोन हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे है ए इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखो भाई, करेक्ट किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। आपको सही नहीं ढूंढना है कौन सा नहीं है। करेक्ट किसी विलयन में विलयों के योग इसका जल इसका जो है जल विभव बढ़ जाता है, ये बस गलत मिल गया, आंसर टिक करके बस निकल जाएंगे तो भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा विश्व में। तो हाइड्रोजन, जो लोग हाइड्रोजन टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ का बहुत कठोर और बहुत तन्य है। अब ये आंसर हमें बताने की जरूरत है नहीं ना, नाइक्रोम। अब उधर मुझे पता है बहुत सारे लोग नाइक्रोम टिक करोगे, ऑप्शन के हिसाब से नाइक्रोम होगा मेरे भाई, ठीक है। नाइक्रोम 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 ऑप्शन के हिसाब से, चूँकि नाइक्रोम की बात कर लेना, तो ये अभंगुर होने के कारण, कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है, बहुत पूछता है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित धातुओं में निम्नलिखित धातुओं में से कौन जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो बताओ स्वतंत्र अवस्था में कौन पाई जाती है, ये पूछ दिया। तो बिल्कुल जो लोग सोना टिक कर रहे हो गोल्ड राइट आंसर हो जाएगा। 51 का बता दो मेरे भाई, आप ही लोग आंसर। अब क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा होगा। कह रहे कार्बन के तीसरी अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। बताओ कौन आंसर हो जाएगा। देखो आंसर इसका नहीं, जो नहीं था फेमिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है 1986 की बात है। HW क्रोटो, कार्ल और अस्माले, इन्हें नोबेल प्राइज़ 1996 में दिया गया था। C16 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, C60 के लिए माफी, कार्बन 60 के लिए। नेक्स्ट है मेरे भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, और इसमें बोले कौन सा सही है। तो कहे कि पीने के लिए नहीं है उपयुक्त, ये सही है, बिल्कुल नहीं है। पीने के लिए नहीं है भाई उपयुक्त, साबुन से कपड़े धोने कैसे होगा, ये बॉयलर्स में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होगा। फसल सिंचाई में कैसे कठोर जल नहीं होगा ना, तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, सभी नहीं होगा। कह रहा है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो उससे बिल्कुल सही है। देखो स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहता है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर देता है, अप्रभावित रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का जो है सुविलायक है, क्योंकि क्यों सुविलायक है, किस लिए। तो आप कहेंगे सर यह उसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इस कारण से ऐसा होता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। छपाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी मीथेन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। बता दो कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग जनन की टिक कर रहे हो, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है ये। तो ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है ये। तो बहुत ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग टेस्ट में। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, फिर से 4 स्टेटमेंट है, बता दो कौन कौन सा सही है। तो बिल्कुल कह रहा है कि ये जो फीता कृमि है ना, ये उभयलिंगी है, बिल्कुल ये सही है, जो कि सही वाला ही आपको ढूंढना है। उसके बाद कह रहा है कि गोल कृमि अलग अलग लिंग इसमें हो, बिल्कुल ये सही है, अलग अलग गोल कृमि जो राउंड वार्म होता है ना, वर्म होता है ना,
राउंड गोल कृमि के जो है अलग अलग लिंग होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देखो फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, ये भी सही है। और लास्ट वाला ये गलत है, गिनी कृमि की बात करें ना, जिसे हम लोग गोनाइन कहते हैं, गोनाइन वर्म, ये एनिलीडा से होता है, जो कि ये गलत है ना। ये कह रहा है कि एनिलीडा है, ये गलत है, तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पहला दूसरा सही। नेक्स्ट है, फिर से स्टेटमेंट है आपके सामने, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करिए। तो क्या आपको विचार करना है, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो आपको दिख रहा होगा, अच्छा इसमें से बोल रहा है कि कौन से जीव महासागरों की जो है आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है, ये प्राथमिक उत्पादक बोल रहा है, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, प्रश्न पूछता है साइनोबैक्टीरिया से, और तीसरा जो है डाइजम, ये दोनों हो जाएगा, राइट आंसर ये दोनों हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांग, अलग अलग जो ऑर्गन्स है कोशिका का, में कौन किन, अच्छा एक बार, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से जो है किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो एक गोल्जी का नाम आपने सुना होगा, और ये शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी है, आप लोगों को पता है। तो गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा भूमिका होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बी, एक मिनट जस्ट वेट, अच्छा ये अंतरपल, ये हो जाएगा भाई, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है राइबोसोम, इसका हो जाएगा बी, हो जाएगा सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई, जंपिंग जीन, जिसे हम लोग हिंदी में पल्वमान जीन कहते हैं, तो कह रहा है कि सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब कि ये जो जंपिंग जीन है ना, तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो, पल्वमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा है, बताओ आप लोग आंसर इसका। बिल्कुल सही है, बारबरा मैक्लिंटॉक ने ये किया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से 3 स्टेटमेंट है ना, आपको चूज करना है। तो कह रहा है कि जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, सही आपको ढूंढना है। तो जैव उर्वरक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सर एजोला को करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा, नील हरित सवाल को करते हैं, ठीक है, एजोला। और ये अल्फा लफा नहीं करते, इसका जरूरत इसमें पड़ता ही नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा, पहला दूसरा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, शल्यक्रिया में जो है आर्थोप्लास्टी क्या है, शल्यक्रिया में पूछ रहा है। तो ये कुल्हे का, जैसे हम लोग ना ये हीप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, ये वाला हो जाएगा, कुल्हे के जोड़ की प्रतिस्थापन, ये रिप्लेसमेंट होता है, हीप जॉइंट रिप्लेसमेंट यहाँ पे। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं है ये पूछ रहा है, और छांट के आराम से निकाल सकते हो, ये ऑलरेडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़े हैं, तो कायदे से आप लोग गैस्ट्रीन, बिल्कुल जो लोग गैस्ट्रीन टिक करो सही है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइडिन और पैप्सिन ये सब है, लेकिन ये वाला नहीं था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है। तो विटामिन ए का खोज किया था मैकुलन, बिल्कुल सही है। विटामिन बी का, ये भी मैकुलन होगा, ये भी सही है। विटामिन सी का जेम्स लिंड, ये भी सही है, लेकिन विटामिन डी का बोला है कि ये पॉल मोलर ने, ये गलत है, ठीक है ना, तो यही गलत ही था, गलत को ढूंढो। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ना बता दिया हूँ टेलीग्राम पे, इसका PDF दे चुका हूँ, जाके देख लेना यार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था, तो कौन जोड़ा गया था बाद में, मुक्त कानूनी सलाह है ना, यहाँ पे देख लो ऑप्शन में होगा भाई, सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 39 में ये इसके लिए प्रावधान किया गया। क्वेश्चन है आपके सामने, 1919 भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी इसकी जो प्रमुख विशेषता थी, ये पूछ रहा है, बता दो आप लोग आराम से क्वेश्चन को, कौन से प्रमुख विशेषता थी। तो आप कहेंगे सर इसमें विशेषता ये थी कि प्रांतों की जो है कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन व्यवस्था किया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप बोल दोगे कि इसमें जो है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी या फिर विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया, तो ये पहला और तीसरा सही है, आंसर इसको सी करके निकल जाओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो वन प्राणी आप सबको पता है भैया मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है। 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या कोई बात नहीं, रिपीट नहीं 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, कह रहा कि इसमें बोला कि है, इसमें बोला कौन सा नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान करना, क्या ये मूल कर्तव्य नहीं है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 6-9 का था ना ये। अगला है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है। तो राष्ट्रपति है, आप सभी लोग समझ ही रहे हैं, हमें बताने की जरूरत है नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से बनाओगे। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में कौन से जोड़ी जो है सुमेलित है, जरा सा देख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब भी आप दीजिएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ही है। निर्वाचन आयोग सभी को पता है कि अनुच्छेद 324 में इसके बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है, सही निकालना है, 3 स्टेटमेंट, तो आराम से निकाल सकते हो। भारतीय संविधान में 22 भाग है,
ये बोला है कि 20 भाग है, 20 नहीं बल्कि 22 भाग है, आपको पता होना चाहिए। तो पहला वाला तो गलत था। कह रहे कि भाई इसमें 395 अनुच्छेद है, लेकिन बोला कि 390 है, ये भी गलत हो जाएगा। और कह रहा है देखो भारतीय संविधान के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूची जो है संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है, तो इससे तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? तो ये राज्यसभा और लोकसभा कहीं भी रखा जा सकता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या क्रियाशील बनाता है बताओ? साधारण पुरुषों और महिलाओं को, बुद्धि और चरित्र को, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? बस ए। मैं पुनः करा हूँ, डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन है, तो जाके इसे प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करें ना, ऐसे क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलेगा। कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अस्तित्व, जो स्टेट एम्बलम की बात कर ले, जैसे हम लोग कहते हैं कि राजकीय चिन्ह है ना, राजकीय प्रतीक एडॉप्ट जो किया गया था, ये कब किया गया था बताओ? हाँ 26 मिनट 1950 को, है ना। चलो अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं किया गया? देखो ऑप्शन में आंसर टिक कर सकता हूँ, जो कि बिहार को नहीं किया गया था, बाकी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, भारत सरकार, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा कब, किस कंडीशन में खो देता है? ये स्टेटमेंट है भाई, 4 स्टेटमेंट है, बताओ यहाँ पे। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक करेंगे स्वेच्छा से, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वेच्छा से और अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तब, और किस कंडीशन में होगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है तब। तो बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानसभाओं राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? हाँ आर्टिकल क्या, 13, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। बहुत पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, बताओ। मैं बार बार करूँ, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके बैच में दे दिया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? एक तो आप लोग का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और कौन हो जाएगा भाई? तो अगला ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहा है, तीसरा, अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये दोनों, ठीक है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है, ये मौलिक अधिकार है या क्या है बताओ? तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है ना, प्रश्न पूछता है ऐसे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में पहले भी बोला हूँ कि यार 15 से 20 क्वेश्चन आएगा, और यही कारण है कि 15 से 20 क्वेश्चन मेरे टेस्ट में रहता है। क्वेश्चन है कि इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, बताओ। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये केरल में है। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में कौन सा फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र चक्रवात गारेंस से जो है प्रभावित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लॉ रियूनियन हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में समाचारों में देखे गए केप है ना, केप वल्चर की IUCN स्थित है, तो ये बोल रहा है ना, IUCN केप वल्चर 3 दशकों के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में वापस आ गया है, तो ये कमजोर वर्ग में आता है, इसमें हो जाएगा भाई, इसका सही हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा राइट आंसर, इसमें आता है। किस संस्था ने सौर परावैंगनी इमरजेंसी टेलीस्कोप विकसित किया है? तो बिल्कुल ये आंसर इसका बी हो जाएगा, अंतर जो है विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक केंद्र पुणे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मेपल सिरप मूत्र रोग क्या है? तो यह जो है एक दुर्लभ जो है आनुवंशिक विकार है, जेनेटिक्स जो है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा भारतीय निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? और अभी ये न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अहमदाबाद नगर निगम हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, किस संस्थान ने उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत की वित्तीय विकसित कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से जो है रिपोर्ट लॉन्च की है, और ये भी अभी न्यूज़ में था, तो नीति आयोग ने ऐसा किया। किस मंत्रालय ने आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत का पहल शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय? पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा, ऐसा काम वही कर सकता है। कौन सा देश दूसरे एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 का मेजबान है? अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखना ऐसे क्वेश्चन, तो भारत है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, भारत। और ये 29 से लेकर 30 मार्च तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का मेजबानी किया था। क्वेश्चन नंबर 93 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है ड्रैगन को पायलट नामक एक जो है नया जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा काम करता है, आप सबको बताइए। हाल ही में खबरों में रहा गम जो है अरेबिक विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है गम, जिसे गंध कहते हैं ना भाई, ये सूडान बन गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप सबको पता है, ये प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। लेकिन इस बार पूछा है कि आप इसका विषय क्या था, इसका थीम क्या था? तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए
अधिकार, समानता, सशक्तिकरण इस बार का थीम था, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ये राम भक्त हो जाएगा। बाकी पवन सूत ये सब आप सबको पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें हाथी का जो है समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा है हाथी का, तो 9-7 का बिल्कुल ए हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। बाकी है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का जो है अनेकार्थी है, अनेकार्थी में बोल रहा हूँ 9-8 का, बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, जीवन का। अनिल, अनल शब्द का सही अर्थ है भाई, तो 99 का आसान सा क्वेश्चन है। और हवा और आग, अनिल का हवा और अनल का आग होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, कल जिस पर जो है आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द को चुनना है, तो क्या होगा, आक्रांता हम लोग कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन था और इसका जो कट ऑफ था आज का, अगर आपका 52 से 55 के आसपास में हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप आज इतना किए हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर है आज के सेट में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपने देखा ही है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और इसमें 110 नेगेटिव है, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था, आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, मैं पुनः कराऊँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ सकते हो, और इसका जो है मॉक टेस्ट वाले बैच में आना चाहते हो उसमें भी आ सकते हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ मिल जाता है, क्वेश्चन का लेवल सब तरह का रहता है, सारे टेस्ट में अलग अलग टेस्ट का बताइए। और ध्यान रहे, कहीं पे पढ़े भी हो ना मेरे भाई, तो क्विक रिवीजन सीरीज में आ जाना, जो लोग कहीं पे पढ़े भी हो। सिर्फ इसका फी 599 है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 7319924130। एकदम शॉर्ट नोट्स मिल जाता है। मान लो कि ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हो, ये 12 से 14 पेज का नोट्स और सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेगा। बहुत मेहनत किया गया इस पर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।